Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to week 6 of Advanced Clinical Nutrition. पिछले लेक्चर में हमने पैथोफिजियोलॉजी समझी थी तीन मेजर जीआईटी डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें हमने जर्ड, आईबीएस एंड आईबीडी को देखा था कि ये डिजीजेस किस तरह से डेवलप होती हैं, कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो इन डिजीजेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा ओवरऑल कॉजेज़ को देखा था, जीआईटी ट्रैक की फंक्शनिंग को देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर, एमएनटी पर, स्पेशली फॉर गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो याद रखें, ये दोनों कंडीशंस पेशेंट के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन डिजीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो डाइटिशियन का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड ही मेन ट्रिगर होते हैं और वही मैनेजमेंट टूल होते हैं। ठीक है, जीएच ट्रैक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेवलप नहीं होते, बल्कि उसके पीछे जो मेन रीज़न होती है वो डिफरेंट फूड्स होते हैं जो इन कंडीशंस को ट्रिगर करवा रहे होते हैं। और डिफरेंट फूड ही एज अ टूल रोल प्ले करके इन कंडीशंस को वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया था। क्विक पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे, देन हम एमएनटी को डिस्कस करेंगे। तो जर्ड की कंडीशन तब डेवलप होती है जब गैस्ट्रिक कंटेंट वापस एसोफेगस में रिफ्लक्स करता है ड्यू टू वीक और रिलैक्स्ड लोअर एसोफेगल स्पिंचर की वजह से। अब रिस्क फैक्टर इसमें क्या है? ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज़ और कुछ मेडिकेशंस लाइक डिफरेंट स्टेरॉइड्स और चैनल ब्लॉकर्स वगैरह, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह होते हैं, वो ये डिजीज़ की कंडीशन जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। अगर ट्रीट ना किया जाए तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि एसोफेगिटिस, ब्रेड्स, एसोफेगस स्ट्रिक्चर्स एंड क्रोनिक कफ और डेंटल इरोजन वगैरह। तो एमएनटी गोल की अगर हम बात करें कि जब एक पर्सन में जर्ड की कंडीशन डेवलप हो गई है और आपके पास वो इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आया है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो एज अ डाइटिशियन आपकी क्या न्यूट्रिशन गोल होने चाहिए जब आपने एक गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट करना। तो इसमें 3 to 4 मेन न्यूट्रिशन गोल्स आपके एज अ डाइटिशियन होने चाहिए। फर्स्ट चीज़ कि आपने ऐसी डाइट डिज़ाइन करनी है जो रिफ्लेक्स सिम्टम्स को कम करवाए। अगेन मैं रिपीट करूँगी, बीइंग अ डाइटिशियन आपका रोल है उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करना। तो आपका पहला गोल होगा जितने भी वो रिफ्लक्स के सिम्टम्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, उन सिम्टम्स को रिड्यूस करवाना है। दूसरा, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है कि ऐसी डाइट डिज़ाइन की जाए जो रिफ्लक्स सिम्टम्स जैसे कि हार्ट बर्न है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करवाएं, फर्दर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। और न्यूट्रिशनल इंटेक और पेशेंट की जो लाइफस्टाइल क्वालिटी है उसको हमने इम्प्रूव करना है, मेंटेन करनी है उसकी एडिक्वेट न्यूट्रिशन और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करवाना। तो आपको गोल जब समझ आ जाएंगे तो उसको अकॉर्डिंगली डाइट प्लान डिज़ाइन करना जो है वो मुश्किल नहीं होता। तो 4 मेन गोल्स रहेंगे: रिफ्लेक्स सिम्टम्स की रिडक्शन, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंशन, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड द इम्प्रूवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए? तो पहली चीज़, आपने ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड करना है कि उनका जो मील साइज़ और जो मील फ्रीक्वेंसी है वो उस पर ध्यान दें। जो मील साइज़ है उसको छोटा करवाना है कि छोटे-छोटे मील्स लें, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करवाना है। ठीक है? लार्ज मील्स जो हैं क्या करते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं। और हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है तो उससे भी गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो वापस एसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स करता है और अल्टीमेटली ये जर्ड की कंडीशन को डेवलप कराता है, जो फर्दर बहुत और कॉम्प्लिकेशन की तरफ लीड करती है। इसके अलावा तमाम वो फूड्स अवॉइड करवाने हैं जो इस कंडीशन को ट्रिगर करवा सकते हैं। उससे पहले पेशेंट्स को ये रिकमेंड करना है कि वो खाना खाने के बाद 2-3 घंटे अवॉइड करें लेटने से। यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रही हूँ, पहली चीज़, अगर वो मील्स कम ले रहे हैं, 3 मील्स ले रहे हैं दिन में, तो इट्स मीन्स कि वो लार्ज मील ले रहे होंगे। तो हमने उनकी मील्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना ताकि मील्स का जो पोर्शन साइज़ है वो कम हो जाए
ओवरऑल छोटे मील्स हो जाएँ और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाए। उससे क्या होगा, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, वो नहीं बढ़ेगा और अल्टीमेटली गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो वापस रिफ्लक्स नहीं करेगा, ठीक है? एंड द सेकंड चीज़ कि जब वो फूड्स का इंटेक करें ऐसे पेशेंट्स, तो उन्होंने खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, कोई भी टाइमिंग हो, तो हमेशा वो अपने मील्स को इस तरह से उनके मील्स को डिज़ाइन करना है कि उनको वो स्लीपिंग टाइम के साथ ओवरलैप ना करें। इसके अलावा जब भी लेटेंगे तो उन्होंने अपने हेड को एलिवेटेड रखना। कुछ इंचेस जो है वो अपने हेड को एलिवेट रखेंगे। अब हेड को एलिवेट रखने से क्या होगा, वो जो वापस रिफ्लक्स हो रहा है वो नहीं होगा। 6 टू 8 इंचेस हेड को एलिवेट रखना है, ये हेल्प आउट करेगा नाइट रिफ्लक्स मैनेजमेंट में। एंड द थर्ड थिंग कि तमाम ऐसे फूड्स जो इस कंडीशन को ट्रिगर करवा सकते हैं, वो डाइट से एलिमिनेट करवाने हैं, अवॉइड करवाने हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब आप डाइट प्लान डिज़ाइन करेंगे तो उस डाइट पे प्लान में आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि ये फूड ट्रिगर्स हैं, तो मैं जब जर्ड के पेशेंट के लिए डाइट प्लान बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो मैंने ये फूड जो है उसके डाइट प्लान में ऐड नहीं करने। और उसके लिए जो मैं टिप्स या प्रिपरेटरी मेजर्स लिखूँगा, उनमें ये चीज़ें मैंने उसको क्लियरली समझानी है, राइट डाउन भी करनी है और पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि ये फूड्स भई आप इनटेक नहीं कर सकते। अब कौन से वो फूड ट्रिगर्स हैं, तो उसमें फर्स्ट चीज़ जो है कैफ़ीन और कॉफ़ी का ओवर इंटेक। ये एलईएस को रिलैक्स करता है, जिसके रिजल्ट में जो है वो रिफ्लक्स होता है गैस्ट्रिक कंटेंट का और अदर चीज़ों का, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ चॉकलेट्स का इंटेक। चॉकलेट जो है वो इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे मौजूद होते हैं जो आपके एलईएस को रिलैक्स करवा सकते हैं। तो चॉकलेट जो है वो इस कंडीशन को ट्रिगर करवाती हैं, कैफ़ीन और कॉफ़ी का इंटेक ट्रिगर करवाता है। इवन सिट्रस फ्रूट्स और जो टोमेटोज़ हैं, वो भी इस कंडीशन में अवॉइडेड होते हैं क्योंकि ये नेचुरली एसिडिक होते हैं और म्यूकोज़ा को मज़ीद इरिटेट करते हैं। इसके अलावा तमाम स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, इसके अलावा जितने भी स्पाइसी और फ्राइड फूड्स हैं वो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करवाते हैं। और जब हमने कॉजेज़ की बात की थी जर्ड की, तो उसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग का डिले होना भी जर्ड की कंडीशन को डेवलप करने में हेल्प आउट कर रहा था, ठीक है? इसके अलावा तमाम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये भी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन क्रिएट करती हैं। अल्कोहल का यूज़ जो है वो एलईएस को वीक करवाता है। तो ओवरऑल जितने भी फूड ट्रिगर्स हैं, चाहे वो कॉफ़ी का इंटेक हो, कैफ़ीन हो, चॉकलेट, सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इवन अल्कोहल यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जर्ड की कंडीशन को ट्रिगर करवाती हैं। तो इन सारे फूड्स को हमने कंप्लीटली एलिमिनेट करवाना है ऐसे पेशेंट्स की रूटीन से जिनको ये कंडीशन डेवलप हो गई है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप जो है वो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट चीज़ टेम्परेचर कंट्रोल। बहुत हॉट या कोल्ड फूड्स भी अवॉइड करने हैं। इनसे क्या होता है, जो एसोफेगल इरिटेशन है वो ट्रिगर होती है, ठीक है? तो ओवरऑल अगेन मैं डाइटरी रिकमेंडेशन की अगर बात करूँ तो फर्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पर कही है कि हमने जर्ड के पेशेंट को क्या रिकमेंड करना है कि वो अपने मील्स को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करेंगे कि हम उनके लिए एक डाइट प्लान ही ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम मील्स का नंबर इंक्रीज़ करवा देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करवा देंगे। इंक्रीज़ करवाने की रीज़न यही है कि जब मील की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो उससे जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो रिफ्लक्स की कंडीशन डेवलप होती है वो नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा टाइमिंग का ध्यान रखना है कि फ़ौरन जो है वो लेइंग डाउन ना हो पेशेंट्स। इसके अलावा उनको हमने ये गाइड करना है कि उन्होंने रात को अपने हेड को बेड से एलिवेट करना है 6 टू 5 इंचेस और 6 टू 8 इंचेस, जिससे नाइट रिफ्लक्स मैनेजमेंट में हेल्प आउट मिलेगी। फूड्स का इंटेक जो वो कर रहे हैं उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल का ध्यान रखेंगे कि बहुत हॉट या कोल्ड फूड्स का इंटेक ना करें। इससे मज़ीद एसोफेगल इरिटेशन ट्रिगर हो सकती है और वो तमाम फूड्स जो इस कंडीशन को ट्रिगर करवाते हैं वो अवॉइड कराने हैं। उसमें कैफ़ीन, कॉफ़ी इंटेक, चॉकलेट, अल्कोहल, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स एंड इवन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली अवॉइडेड रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह से हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली करवानी है। तो फर्स्ट थिंग कि अगर पेशेंट्स ओबीज हैं, कॉजेज में जैसे कि हमने कहा कि जो ओबीज पर्सन होते हैं उनमें इंट्रा जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ता है और वो जर्ड की कंडीशन को लीड करता है, उसकी तरफ लेके जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग कि अगर पर्सन जो है जो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है वो ओबीज़ है, उसका वेट ज़्यादा है, तो हमने उसकी वेट में मैनेजमेंट करवानी है।
एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है ना, तो हमने स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर को कट डाउन करना, सिर्फ 5 to 10% वेट रिडक्शन भी सिम्टम्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करवा सकती है। इसके अलावा अगर वो स्मोकर है तो हमने उसकी स्मोकिंग को छुड़वाना है, क्योंकि जो स्मोकिंग में निकोटीन मौजूद होता है वो भी एलईएस को वीक करता है, और जब एलईएस वीक होता है तो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वापस एसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स करता है। अल्कोहल की रिस्ट्रिक्शन करवानी है, अल्कोहल भी रिफ्लक्स और मिकोजल इरिटेशन दोनों करवा सकती है। इसके अलावा अगर वो टाइट क्लॉथ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहन रहे हैं, तो हमने टाइट क्लॉथिंग भी अवॉइड करनी है। टाइट क्लॉथिंग का भी क्या होता है, इससे भी जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि जितने भी जर्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं उनको हम रिड्यूस करवाएँ, उससे जो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनको हम कम करवाएँ, और ओवरऑल लाइफ़स्टाइल और न्यूट्रिशन को हम इम्प्रूव करें, ठीक है? इसके अलावा हमने ऐसे पेशेंट्स को मॉडरेट एक्सरसाइज़ ज़रूर इनकरेज करनी है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज़ जो हैं वो तुरंत मील के बाद वो लोग अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बतानी है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो भी रिफ्लेक्स परसेप्शन को वर्स करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमको योगा, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो ओवरऑल डाइट की हमने बात कर ली कि उसमें फ्रीक्वेंसी, फूड ट्रिगर्स को एलिमिनेशन, टाइमिंग का ध्यान, फूड्स की टेम्परेचर का ध्यान रखना है, और ओवरऑल हेड एलिवेशन का हमने इनको रिकमेंड करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फर्स्ट थिंग, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट, अगर स्मोकर या अल्कोहल एडिक्ट है तो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करवाना है, और अगर टाइट क्लॉथिंग का यूज़ हो रहा है तो वो अवॉइड करवानी है, फिजिकल एक्टिविटी उनको रिकमेंड करनी है, लेकिन उनको ये कहना है कि वो मील्स के फ़ौरन बाद कोई हैवी एक्सरसाइज ना करें, ठीक है? और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो उनको रिकमेंड करेंगे अकॉर्डिंगली उनके स्ट्रेस लेवल्स के, ठीक है? एंड काउंसलिंग टिप्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट को ये समझाना है कि जर्ड मैनेजमेंट सिर्फ स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने से नहीं होती, या सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं कि अगर किसी को पर्सन को ये एसिडिटी वाला मसला है, बर्निंग वाला मसला है, तो अगर वो सिर्फ स्पाइसी फूड्स अवॉइड कर रहे हैं तो उससे सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में मील टाइमिंग, पोर्शन कंट्रोल, वेट लॉस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो वो इक्वली इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो जब अगर आप अपनी जड़ की कंडीशन को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मील प्लानिंग भी देखनी पड़ेगी, मील टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी, पोर्शन कंट्रोल भी देखना पड़ेगा, वेट ज़्यादा है तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, और ओवरऑल लाइफस्टाइल को इक्वली मॉडिफाई करने की नीड होती है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक केस एग्जांपल मैंने ऐड किया है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, फीमेल है, उनकी ईयर 40 एज है, बीएमआई 32 है, फ्रीक्वेंट नाइट टाइम हार्ट बर्न उसको होता है, मतलब कि वज़न भी ज़्यादा है, बीएमआई इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन का वज़न ज़्यादा है, और उसके अलावा उसमें जो नाइट रिफ्लेक्स का इशू है, और हिस्ट्री में जी वो डेली बेसिस पर चाय का इंटेक कर रही हैं 3-4 कप, लेट नाइट हैवी डिनर्स ले रही हैं और फ़ौरन से लेट रहे हैं, और डिनर के बाद डायरेक्ट बेड पर चले जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या फाइंड आउट किया कि पेशेंट है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, उसको रात को रिफ्लेक्स का इशू होता है। फाइंडिंग्स क्या है कि वो टी का इंटेक या तो ज़्यादा कर रहा है, रीज़न्स हैवी लेट नाइट डिनर्स ले रहा है और उसके बाद फ़ौरन ही सो रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या डाइटरी प्लान करेंगे? फर्स्ट चीज़ हम उसको रिकमेंड करेंगे कि वो जो लेट नाइट पराठा ले रहा है या कोई भी हैवी चीज़ ले रहा है उसको रिप्लेस करेगा लाइट वेजिटेबल सूप के साथ, लाइट चीज़ों के साथ, पहली चीज़। प्रॉब्लम क्या था? लेट नाइट डिनर, वो भी हैवी वाला। तो हमने उस हैवी डिनर को लाइट में कन्वर्ट करना है। जो टी का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, उस टी को हमने थोड़ा-सा हर्बल टी के साथ रिप्लेस करना है, और टी की जो अमाउंट है, उसको कम करवाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि वो फ़ौरन से लेट जाता है। तो फ़ौरन से लेटने के लिए हमने उसको कहना है कि एक तो अपना डिनर की टाइमिंग चेंज करे, आफ्टर डिनर वॉक करे, और रात को सोने से पहले अपना जो हेड है वो 6 टू 8 इंचेस जो है वो एलिवेट करवाए। एंड देन अगर उसका वेट जो ज़्यादा है, जो हमें बीएमआई में शो हो रहा है, उसके लिए हम उसको काउंसलिंग करेंगे, और अलग से प्रॉपर एक वेट लॉस डाइट प्लान बनाएँगे जिसमें हम सिट्रस फ्रूट, टोमेटो वगैरह और कैफ़ीन इनरिच फूड जो हैं, वो उनकी अमाउंट जो है वो लिमिट करवा देंगे। तो ओवरऑल क्या करना है, हमने जो डाइट प्लान डिज़ाइन करेंगे इस केस के लिए, वो एसिड रिफ्लक्स को भी टारगेट करेगा और वेट लॉस के लिए भी होगा, ठीक है? तो आई होप सो कि एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ जो ये है हमारे पास, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़, ये आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये डिज़ीज़ किस तरह से डेवलप होती है। इसके लिए डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए एज़ अ डायटीशियन, और आपने कैसे लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करवाना है, और एक केस एग्ज़ाम्पल भी हमने डिस्कस कर ली जिसमें मैंने आपके सामने एक केस रखा है और इसके सॉल्यूशंस भी आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं जी आईबीएस की। उसका क्विक रिकैप लेते हैं कि आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी नहीं होती।
इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मोबिलिटी अल्टर्ड हो जाती है, विजुअल हाइपरसेंसिटिविटी हो जाती है, गट ब्रेन एक्सिस की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जो कि इस कंडीशन को डेवलप करवाती हैं सारी चीज़ें। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन डोमिनेट प्रीडोमिनेंट आईबीएस है, आईबीएस डायरिया प्रीडोमिनेंट है, आईबीएस मिक्स्ड है, या अनक्लासिफाइड फॉर्म भी है। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आईबीएस सी, आईबीएस डी, आईबीएस एम एंड आईबीएस यू। IBS C is constipation dominant, predominant, D is diarrhea predominant, M is mixed and U is unclassified. तो ये जो हमारे इसके सिम्टम्स हैं लाइक abdominal pain, bloating, diarrhea, constipation, urgency and mucous stool, तो हमने इन सिम्टम्स को रिकवर करवाना है। जितने भी इसके ट्रिगर्स हैं लाइक स्ट्रेस, इरेगुलर मील्स एंड हाई फूड मैप्स, ये सारी चीज़ें जो है इसको ट्रिगर करवाती हैं, तो हमने इन ट्रिगर को भी एलिमिनेट करवाना है। अब जब हमने आईबीएस की एमएनटी डिज़ाइन करनी है तो बीइंग अ डाइटिशियन क्या न्यूट्रिशन गोल होने चाहिए? जैसे कि मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, फर्स्ट थिंग, जितने भी इसके सिम्पटम्स हैं, चाहे वो एब्डोमिनल पेन है, गैस है, ब्लॉटिंग है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उन सारे सिम्पटम्स को रिड्यूस करवाना है। बाउल की जो मोबिलिटी ख़राब हुई है उसको नॉर्मलाइज़ करना है, बाउल हैबिट्स को, और फूड की जो टॉलरेंस है जो उसके उसको बेहतर करेंगे। जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करके उन ट्रिगर्स को अवॉइड करवाएँगे। ओवरऑल मेन गोल क्या रहेगा? हमने उस पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करवाना है। आईबीएस में ये गोल्स हैं और जर्ड में भी यही गोल्स थे कि सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशंस और ओवरऑल क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूवल। एंड आईबीएस में भी है कि हमने सिम्टम्स को कम करवाना है, बाउल मूवमेंट को अच्छा करना है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करवाना है, टॉलरेंसेस को इम्प्रूव करना है और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी डाइटरी रिकमेंडेशन से। अगर हम आईबीएस की डाइटरी रिकमेंडेशंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट एंड द मेन ट्रिगर इज़ फूड मैप। अब ये कौन से फूड्स होते हैं जो इस कंडीशन को ट्रिगर करवाते हैं? उन सारे फूड्स को हमने एलिमिनेट या तो करवाना है या कम करवाना है। अब कैसे ये वर्क करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फूड मैप कौन से फूड्स होते हैं? फूड मैप बेसिकली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो गट में पुअरली अब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है? और गैस और ब्लोटिंग की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। फूड मैप्स जो हाई हैं इसमें इसमें आप फूड्स जैसे कि बीन्स का एक्सेसिव इंटेक, लेंटिल्स, गार्लिक, एप्पल्स, पेयर्स, व्हीट एंड लैक्टोज रिच फूड्स, ये सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो फूड मैप्स में आते हैं। इनमें फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रेज़ेंट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वो फ़ॉर्म्स प्रेज़ेंट होती हैं जो इस कंडीशन के लिए अच्छी नहीं है। तो हमने आईबीएस पेशेंट्स को लो फूड मैप डाइट देनी। लो फूड मैप डाइट का मतलब कि हमने ये तमाम फूड्स जो हाई इन फूड में ऐप्स हैं वो कम करवाएँगे। अब इसमें डिफरेंट फ़ेजेज़ होते हैं, जैसे कि पहले फ़ेज़ अगर ये कंडीशन डायग्नोस हो गई है तो पहले 4 टू 6 वीक्स के लिए हमने इसको एलिमिनेट करवाना, जितने भी फूड में ऐप डाइट है उसको हम एलिमिनेट करवाएँगे। देन टॉलरेंस को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम री-इंट्रोड्यूस करवाएँगे, क्योंकि ये सारे ऐसे फूड्स हैं जिनको हम कंप्लीटली डाइट से एलिमिनेट नहीं करवा सकते। तो क्या करना है? फूड ट्रिगर्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, फिर इन ट्रिगर्स को हमने कंट्रोल करना है। जो फूड मैप्स हैं उस डाइट को हमने रिड्यूस करवाना है कि जिनमें ये फूड मैप्स प्रेज़ेंट हैं, ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स प्रेज़ेंट हैं, उन फूड्स को हम कम करेंगे पहले 4 टू 6 वीक्स के लिए। देन आहिस्ता-आहिस्ता जब उसकी टॉलरेंस आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी तो री-इंट्रोड्यूस करवा देंगे। एंड द लास्ट स्टेज इज़ पर्सनलाइज़ेशन। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग उसको टॉलरेट कर पा रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते, कुछ लोगों की टॉलरेंस ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है। तो उस हिसाब से हम उसकी पर्सनलाइज़ेशन करेंगे, ठीक है? 3 इंपॉर्टेंट फेजेज़ में लेकर इसको चलेंगे। अब आ जाती है सेकंड थिंग इज़ फाइबर मैनेजमेंट। पहला डाइट रिकमेंडेशन क्या है? लो फूड मैप डाइट। सेकंड इज़ फाइबर मैनेजमेंट। तो फाइबर मैनेजमेंट भी डिपेंड करेगी कि कंडीशन कौन-सी है। अगर आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला है तो उसमें हम सॉल्युबल फाइबर जो है वो देंगे ज़्यादा अमाउंट में, ताकि जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो रिज़ॉल्व हो। अगर आईबीएस डायरिया वाला है तो उसमें हम इनसॉल्युबल फाइबर को लिमिट करवा देंगे, क्योंकि जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो उस प्रॉब्लम को मज़ीद जो है वो मज़ीद प्रॉब्लमैटिक कर सकता है। इसके अलावा जितने भी गट इरिटेंट्स हैं उनको हमने अवॉइड कराना है। उसमें हमारा कैफ़ीन आ जाता है, हाई फैट फूड्स आ जाते हैं, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हमने अवॉइड करवाना है। कैफ़ीन का इंटेक मोटालिटी को स्टिमुलेट करता है। आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स जो हैं वो ऑस्मेटिक डायरिया कॉज़ करवा सकते हैं। तो हम ये सारे जितने भी इरिटेंट्स हैं, इन इरिटेंट्स को अवॉइड करवाएँगे। और सम स्ट्रेन्स ऑफ प्रोबायोटिक जैसे कि बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस वगैरह, ये भी ब्लोटिंग को रिड्यूस करते हैं, तो हम ये डाइट में ऐड करवाएँगे फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज़ और इन द फॉर्म ऑफ द सप्लीमेंट्स।
तो डाइटरी रिकमेंडेशन अगेन आईबीएस के लिए फर्स्ट थिंग इज लो फूड डाइट, सेकंड इज अ फाइबर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, थर्ड जितने भी इरिटेंट्स हैं उनको अवॉइड करवाना, एंड द फोर्थ इज प्रोबायोटिक्स को उसकी जो स्पेशल स्ट्रेन है उनको हमने डाइट में इनकॉर्पोरेट करवाना। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद आ जाती हैं लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस कि लाइफस्टाइल की कौन सी ऐसी चेंजेस की नीड है इस स्टेज पर आके। तो फर्स्ट थिंग रेगुलर मील टाइमिंग, उनकी जो मील टाइमिंग है उसको रेगुलाइज करवाना है। इरेगुलर मील्स जो हैं वो सिम्टम्स को मजीद वर्स करते हैं कि जो मील्स की टाइमिंग है वो एक प्रॉपर शेड्यूल फील हमने उनको फॉलो करवाना है, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो हाइड्रेशन है उसको एडुकेट कराना है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन में, कि अगर आईबीएस कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो उसमें हम हाइड्रेशन का ज़्यादा ख्याल रखेंगे कंपैरेटिवली डायरिया, ठीक है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताएंगे, योगा मेडिटेशन वगैरह डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह। इससे ये जो है गट ब्रेन एक्सिस से लिंक करती हैं। जब आपका स्ट्रेस जो है कंडीशन होती है तो उससे आपका गट भी इफेक्ट होता है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो हमने मेनली जो है स्ट्रेस को मैनेज करना है विद द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। एंड देन फिजिकल एक्टिविटी हमने मोबाइलिटी इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंड करनी है, ब्लोटिंग को रिड्यूस कराने के लिए रिकमेंड करनी है। तो उसमें हम जो हमारे बेली से या हम कह लें एब्डोमिनल से रिलेटेड एक्सरसाइजेज है वो रिकमेंड करेंगे, जिससे मेनली कोर एरिया पर वर्क हो। इसके अलावा ओवरऑल स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस देंगे। पुअर स्लीप भी आईबीएस के सिम्टम्स को मजीद वर्स करवा सकती है। अगर ओवरऑल हम काउंसलिंग टिप की बात करें तो पेशेंट को ये हमने एक्सप्लेन करना है कि आईबीएस एक क्रॉनिक कंडीशन है और इसका कोर जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आईबीएस इज अ क्रॉनिक कंडीशन, इसको हम कंप्लीटली जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल और मैनेज करना जो है वो पॉसिबल है। हर पेशेंट के जो ट्रिगर फूड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए फूड सिम्टम जो डायरी है वो मेंटेन करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितने भी आईबीएस पेशेंट आपके पास आएंगे आप उनको ये रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी फूड डायरी ज़रूर नोट करें, ताकि जब आप उनके फूड डायरी को प्रॉपरली चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो ऐसे कौन से फूड ट्रिगर्स जो हैं वो इनटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम जो है वो मजीद वर्स हो रहा है या इस प्रॉब्लम की डेवलपमेंट हुई है। अब यहाँ पर एक केस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सेम लाइक जर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेशेंट है, मेल है, 25 ईयर उसकी एज है, उसको आईबीएस डायरिया वाली टाइप है, ठीक है। ब्लोटिंग और अर्जेंसी वगैरह होती है आफ्टर मील्स, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या है कि वो ज़्यादा मिल्क इंटेक कर रहा है डेली बेसिस पर, अनियन हैवी डाइट ले रहा है, कि वो ऐसे फूड्स ले रहा है जिसमें अनियन का इंटेक ज़्यादा है, उसकी मील्स की टाइमिंग भी प्रॉपर नहीं है। अब डाइटरी प्लान एज अ डाइटिशियन हमने ऐसे पेशेंट के लिए क्या करना है। फर्स्ट थिंग हमने उसके मिल्क को रिप्लेस करना है लैक्टोज फ्री अल्टरनेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर क्या शो हो रहा है, मिल्क में भी प्रॉब्लम कॉज करवा रहा है, मे बी उसको इससे इंटॉलरेंस है। तो हम मिल्क को रिप्लेस करवाएंगे लैक्टोज फ्री अल्टरनेटिव के साथ। जितने भी फूड मैप हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कराएंगे, जैसे कि यहाँ पे वो अनियन का इंटेक कर रहा है तो अनियन एक ऐसा फूड है जो फूड मैप वाले फूड्स में आता है, तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सोलबल फाइबर इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्पोगोल की फॉर्म में और डिफरेंट अदर नेचुरल सोर्सेज की फॉर्म में, और स्ट्रेस रिडक्शन और रेगुलर स्लीप को इनकरेज करवाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम जर्ड की बात करें तो जर्ड में फोकस है कि फूड ट्रिगर्स को हमने अवॉइड करवाना है, मील टाइमिंग पे फोकस देना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, वेट मैनेजमेंट करवानी है और लाइफस्टाइल हैबिट्स को इम्प्रूव करवाना है। और आईबीएस में फोकस है कि लो फूड मैप डाइट देनी है, बैलेंस्ड फाइबर इंटेक देना है अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन, हाइड्रेशन को मेंटेन करवाना है, प्रोबायोटिक्स देने हैं, एंड देन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्क करना है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ये टू डिफरेंट कंडीशंस हैं, दोनों की जो डाइटरी मैनेजमेंट और जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है या मॉडिफिकेशन है वो डिफरेंट है। दोनों कंडीशन में डिफरेंट चीज़ें हम कर रहे हैं। जर्ड में हम वेट मैनेजमेंट करवा रहे हैं, वेट का डायरेक्ट रोल है उसके साथ, हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करवा रहे हैं, हम फूड ट्रिगर्स को रिड्यूस करवा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल मील टाइमिंग पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो हेड एलिवेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आईबीएस में हम लो फूड मैप डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, फाइबर इंटेक पर ज़्यादा हमारा एम्फेसिस हो रही है, प्रोबायोटिक्स भी हम सप्लीमेंट्स और डाइट के थ्रू उसमें देंगे, और हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो रोल ऑफ डाइटिशियन क्या है कि उसने लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी देनी है और इंडिविजुअलाइज केयर को भी देखना है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गई होगी एमएनटी दोनों डिजीज़ के लिए, कि अगर जॉइंट का पेशेंट आपके पास आता है तो उसको भी हमने विद केस देख लिया है कि अगर जॉइंट का पेशेंट आ रहा है उसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और अगर आईबीएस का पेशेंट आपके पास आ रहा है और अगर उसमें डिफरेंट सिम्टम्स हैं तो उन सिम्टम्स को आपने कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ओवरऑल जब आप डाइट प्लान बनाएंगे तो आपने जस्ट फूड ट्रिगर्स का ध्यान उसमें रखेंगे कि ये फूड्स मैंने इस पर्सन के डाइट प्लान में नहीं देने, अगर ये फूड्स मैं उसके डाइट प्लान में दे दूंगा तो क्या होगा,
उसकी कंडीशन मज़ीद वर्स्ट हो सकती है और डिज़ीज़ से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मज़ीद कॉज़ हो सकती हैं। तो आई होप सो कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं आई, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं आई, तो वो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। और इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आईबीडी है, इरिटेबल बाउल डिज़ीज़ जो है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ जो है, जिसमें क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए एमएनटी किस तरह से डिज़ाइन होनी है और इन दोनों डिजीज़ से इनकी इसकी एमएनटी में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा ओवरऑल जीआईटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट के लिए क्या काउंसलिंग स्किल्स होने चाहिए, हमने किस तरह से उनको काउंसल करना है जब हम डाइट प्लानिंग भी कर रहे हैं और किस तरह से उनसे डाटा वगैरह लेना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हमारा कमिंग सेशन जो है वो लाइव होगा, तो आपने बी रेडी रहना है, लेट नहीं होना, ताकि हमारे पास ज़्यादा टाइम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर सकें।